नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 4 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे डेली करता हूं कि प्लीज सबसे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर उस परीक्षार्थी तक पहुंचे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खासकर यूपी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा। आपको एक दो बातें आज मैं बता दे रहा हूं कि आगामी कुछ दिनों में या कुछ महीनों के भीतर आपके सामने कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये जो समय है दरअसल ये अभी आपके लिए बहुत ही कीमती है और तय आपको करना है कि जो समय आपके पास शेष है उस समय का सदुपयोग आप किस रूप में करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है वो कब है, प्री की परीक्षा कब है, आपकी अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। 2-3 चीजें मैं आपके लिए बता दे रहा हूं ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करो। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो यूपी पीसीएस की जो आपकी परीक्षा है वो कब प्रस्तावित है, अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। जबकि दूसरी जो सबसे बड़ी परीक्षा आपकी है वो कौन सी है, आरओ एआरओ की, ये कब प्रस्तावित है, दिसंबर माह में। ठीक है, दोनों एग्जाम पे हमारा टारगेट है विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूं अल्टीमेटली यूपी पीसीएस के थ्रू मुझे आप लोग की पोस्ट एसडीएम की चाहिए एनी हाउ, मतलब एनी हाउ सिलेक्शन डिकोड एग्जाम के माध्यम से, मेरे करंट अफेयर्स के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, कोई इफ वट नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लेना इस बात का। मैं अपनी तरफ से जबरदस्त मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेरे तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, आरओ एआरओ ये भी हम लोग का विशेष फोकस है। इस पे सिलेक्शन हमें पूरी तरीके से आरओ पर चाहिए। किसी कारण अगर आपका आरओ पे नहीं हो पाता है तो एआरओ में तो आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। मुझे सिलेक्शन यहां से चाहिए आपका किसी भी रूप में। ध्यान कर लेना आप लोग, ठीक है, पढ़ने का काम आपका है। दूसरा, इसके अलावा अगर यूपी पीसीएस मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दरअसल यूपी पीसीएस मेंस का जो आपका एग्जाम होगा वो दरअसल आपका फरवरी माह तक हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा अगर आरओ एआरओ मेंस की बात करते हैं तो यह भी आपका संभवतः जो है मार्च तक हो जाएगा। ठीक, तो दोनों का मेंस जो है यानी कि पीसीएस जो आपका एग्जाम होगा उसका मेंस फरवरी माह तक और आपका जो आरओ एआरओ है उसका जो मेंस मार्च माह तक संभावित हो सकता है या लगभग मान के चलिए कि होगा इसी में। इसके अलावा किसी और स्टेट का आप एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे कि अभी आपका उत्तराखंड का एग्जाम होने वाला है, प्री होने वाला है, उसका भी मेंस। इसके अलावा अदर स्टेट का एमपी पीसीएस का एग्जाम होगा। ये सभी एग्जाम आपके आगे जो है होंगे, उन पर आपको फोकस करना है। या अभी आगामी जो आपकी परीक्षा एक होने वाली है जिसको आप लोग लोअर पीसीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग बोलते हैं लोअर पीसीएस। देखो, लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, कौन सी वैकेंसी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक, इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है। सुनने में आ रहा है कि आपकी जो टीचिंग वैकेंसी है यानी कि जो प्राइमरी वाली जो वैकेंसी है वो भी आपकी आने वाली है। तो ये साल आपके लिए जो है बहुत कीमती है। तय आपको करना है कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और इन सभी एग्जाम में करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, याद रख लेना इस बात को मेरे, ठीक है। और यहां से आपको स्टैटिक पोर्शन यानी कि जीएस का सेक्शन और करंट दोनों में तैयार करवा देता हूं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्लीज वीडियो को डेली मॉर्निंग में 8 AM पे देखना मत भूलिएगा, इसे आदत में शुमार कर लीजिए जिस तरीके से आप अपने दैनिक जो कार्य होते हैं उसको करते हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। खैर, आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि क्या कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज है 4 जुलाई और पहले हम लोग 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं फटाफट कि हमने कल क्या कुछ पढ़ा था। आइए फटाफट हम लोग देखते हैं रिवीजन के फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में। तो चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, याद रख लीजिएगा। अब तुरंत फटाफट आंखें बंद करिए और जैसा मैं प्रश्न बोल रहा हूं तुरंत उत्तर जो है देने की कोशिश करिए कि क्या आपने जो कल पढ़ा था आपको याद है या नहीं याद है, या फिर सामने कॉपी रखिए उस पर लिखते रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में वयोवृद्ध नेता आर संपथन का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे, तो वो श्रीलंका से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में पारित जो नए कानून हैं उनके प्रावधानों के तहत नाबालिग से बलात्कार करने पर किस सजा का प्रावधान किया गया है, तो मौत की सजा का प्रावधान किया गया था।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान में हो रहे सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है आपको बताना है। तो जेपी सिंह भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा टोगो की राजधानी क्या है, यानी टोगो एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी क्या है, लोमे है। और हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी को नियुक्त किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न। इसके अलावा हाल ही में नौसेना प्रमुख हैं कौन, दिनेश त्रिपाठी, ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर अभी गए हुए हैं, तो बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। ये हो गया हमारा 3 जुलाई का जो है रिवीजन, जिसको हमने कल आपको कराया था। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। उसके पहले हमने 3 जुलाई को आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। बहुत लोगों ने दिया, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई। जिन्होंने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, ध्यान कर लेना, इसको नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अगर गलत करके आए तो पिटोगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका हमारा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है भारत बांग्लादेश के मध्य यह मैत्री अभ्यास हो रहा है, या फिर भारत नेपाल के मध्य, या सी ऑप्शन भारत थाईलैंड के मध्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत भूटान के मध्य। फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत थाईलैंड के मध्य दरअसल संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा, मैत्री जो है हो रहा है। चाहिए हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। इसके अलावा यह संस्करण कौन सा है, तो 13वां संस्करण है। कई बार जो युद्धाभ्यास होते हैं उन युद्धाभ्यास के बारे में संस्करण पूछ लेता है कि कौन से नंबर का संस्करण रहा है, तो यह भी आप याद रखना है। तो 13वां संस्करण था। और अगर बात करते हैं कि पहली बार कब ये इसका आयोजन हुआ था, तो वर्ष 2006 में दरअसल इसका पहली बार आयोजन हुआ था। और यह अभ्यास दरअसल 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकरण में आयोजित हो रहा है। यह भी आपको दरअसल याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक फैक्ट और बचे हैं यहां पर। तो यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 8 के तहत वन और शहरी क्षेत्र में विद्रोह और आतंकवादी अभियानों से निपटने में दोनों देशों की संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाएगा। कौन सा, मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसके अलावा इस अभ्यास का अंतिम संस्करण कब हुआ था, सितंबर 2019 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, यह पूछ लेता है कि अंतिम बार जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो इस प्रकार के फैक्ट भी आपको रेडी करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SCO भी बोलते हैं, के प्रमुखों की कौन सी बैठक 24वीं यानी कि 24वीं बैठक कब आयोजित हो रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई को, बी 11 जुलाई, सी 22 अगस्त यानी कि 22 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जुलाई को दरअसल ये आयोजन यानी कि ये बैठक आयोजित की जाएगी। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के प्रमुखों की 24वीं बैठक 4 जुलाई को आयोजित हो रही है, याद रखिएगा। और अध्यक्षता कौन कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है, याद रखिएगा। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO परिषद के प्रमुखों की कौन सी बैठक, 24वीं, याद रखिएगा इसको, कि बैठक 4 जुलाई को आयोजित हो रही है। इसके अलावा
भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे इस बैठक में? तो दरअसल भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन है आपके? एस जयशंकर जी, डॉक्टर एस जयशंकर अस्ताना में एससीओ सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ध्यान रख लीजिएगा, जिसको मैं कहूं ये इंपॉर्टेंट है उसके सामने इंपॉर्टेंट लग दूं, उस फैक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हालांकि मैं करंट अफेयर्स उतना ही कराता हूं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अननेसेसरी अनवांटेड में एक भी प्रश्न मैं नहीं कराता हूं, ना मैं कोई पुराना प्रश्न कराता हूं। कभी कभार कोई ओल्ड क्वेश्चन डाल देता हूं, अलग बात है, नहीं तो सारे क्वेश्चन मेरे फ्रेश होते हैं। ये नहीं कि 10 दिन पुराना मैं करंट अफेयर्स डाल देता हूं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कई बार मेरे पास क्वेरी आई कि सर क्वेश्चन आप कम कराते हैं। भाई 8 से 9 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन कर देता हूं, इतना ही क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स में होता है, ज्यादा होता है नहीं, ठीक है। तो अननेसेसरी कराने का कोई लॉजिक है नहीं कि मैं आपके टाइम को वेस्ट करूं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो जितना होता है उतना करिए, क्योंकि इसी में कई सारे फैक्ट आपके ऑलरेडी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चन है तो बस 8 ही प्रश्न है, उस 8 प्रश्न में कम से कम 30 प्रश्न और होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप सही तैयारी करते होंगे तो बहुत फैक्ट इसमें मैं डालता हूं और उन्हीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब संघाई सहयोग संगठन, अब देखो जैसे ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो अब मैंने बैठक करा दी कि बैठक भाई कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके बारे में फिर मैंने कुछ एक फैक्ट करा दिए और प्लस संघाई सहयोग संगठन के बारे में बता दे रहा हूं। अब यहां से सीधे प्रश्न पूछ लेता है संघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो क्या ये आपका करंट नहीं रेडी होगा? क्या स्टैटिक पोर्शन आपका नहीं रेडी होगा? ऐसे ही करंट रेडी किया जाता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि मैं आपको 20 क्वेश्चन करा दूं अननेसेसरी वाले, ये तरीका है, ठीक है। तो आइए हम लोग फटाफट संघाई सहयोग संगठन के बारे में जरा देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स। तो नंबर 1, अंतर सरकारी, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें एससीओ के, तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और संघाई 5 का गठन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन जो है उसके पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। कौन से वो 5 देश थे? तो वो थे आपके रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने मिलकर वर्ष 1996 में, यानी कि 1996 में इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। अच्छा एक बात और, अगर आपके टच में कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर स्टूडेंट होगा तो उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता कि वो समझ में ना आए, ठीक है। आम बोलचाल भाषा में तो हिंदी बोलता होगा, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में ही बात करता होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले इस करंट अफेयर्स को नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक इसे देखना पड़ेगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स यार इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे होंगे उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हालांकि आगे मैं कुछ दिनों के बाद में कोशिश करूंगा कि इसको मैं जो है इंग्लिश में भी करवा दूं, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा ही रहेगा। तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 2001 में इसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। कब? वर्ष 2001 में। ओके, आइए अब 2-3 फैक्ट इसमें और बचे हैं, वो कौन से हैं? अब हम बात कर लेते हैं एससीओ के सदस्य के बारे में, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछता जाता है। कोई भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अगर कोई संगठन है तो उस अंतरराष्ट्रीय संगठन में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए इस पर्टिकुलर जो है संगठन में ये देश शामिल है या नहीं है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कुछ कुछ बताता रहता हूं कि ऐसे तैयार करना है, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको दिमाग में ना बिठा लिया करो, नहीं तो घनचक्कर की तरीके से घूमते रहोगे, याद फिर होगा नहीं। तो अभी जो मैं बताता रहता हूं कि इस प्रकार से पूछने की प्रवृत्ति है, इस प्रकार से पूछने की प्रवृत्ति है, इसको दिमाग में बिठाओ कि ऐसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की क्वेरी जाती है कि सर समझ में नहीं आती करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, कहां से तैयार करें। तो वही मैं आपको बताता हूं कि ऐसे आपको तैयार करना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपके पास आप फ्रेशर हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बताता हूं तो उसको दिमाग में बिठाते चलिए कि हाँ यार इस प्रकार से प्रश्नों को मुझे रेडी करना है। ओके, याद रखिएगा। तो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर संगठन का नाम लिख देगा और पूछ लेगा कि बताइए ये देश इसमें सम्मिलित है या नहीं है, या कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, नाम दे देगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको नाम याद रखने हैं। तो एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है और ईरान है, जो कि भी हाल ही में सम्मिलित हुआ इसमें। एक बात और बता दूं कि अगर किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में भारत सम्मिलित है तो वो संगठन दरअसल महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, यह बिंदु आपको याद रखना है। इसके अलावा 23वां शिखर सम्मेलन जो अभी आयोजित हुआ था उसमें ईरान ने एससीओ की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके अलावा वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुए थे। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रासीलिया, बी साओ पाउलो, सी रोराइमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए ब्राजील की राजधानी कौन सी है? फटाफट। सारे देशों की राजधानियां, खासकर उन देशों की राजधानियां जो ब्रिक्स में सम्मिलित हैं या फिर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उन देशों की राजधानियां आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। आइए कुछ एक फैक्ट इसको हम देखते हैं। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है, ठीक है, ओके। इसके अलावा चर्चा में क्यों है ब्राजीलिया अभी? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में बाढ़ और भूस्खलन, देखो बाढ़ और भूस्खलन के कारण 179 यानी कि सॉरी ये इसको 179 कर दीजिए, ठीक है, 179 लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई और 33 लोग अभी क्या है? लापता हैं। याद रखिएगा। अब देखो दो शब्द यहां पर आए हैं, कौन सा? एक आया है बाढ़ और एक आया है भूस्खलन। देखो क्या आया है? बाढ़ और भूस्खलन। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, शब्द मैंने क्या लिखा? बाढ़ और भूस्खलन, ठीक है। ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहां से प्रश्न आपके पूछा जाता है। इसे आप जीएस पेपर फर्स्ट यानी कि ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर जो आपका थर्ड है वहां पर एनवायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस टॉपिक को आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन से कई बार जो है क्वेश्चन पूछता है कि इसमें इसके पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारक कौन कौन से होते हैं जिनके कारण बाढ़ और जो है भूस्खलन होता है। भूस्खलन को क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स भी बोलते हैं। इस समय बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड की संख्या मतलब लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो जाती है और बाढ़ भी क्या होता है? जो है बरसात में ज्यादा हो जाती है, यानी कि बाढ़ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बाढ़ और भूस्खलन आपको तैयार करना है। ये आपका टास्क नंबर आज का क्या है? फर्स्ट है, ठीक है। आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बाढ़ और भूस्खलन आपको याद कर लेना है, यानी कि इसके नोट्स बना लेना है। मैं फिर से आपको एक बात दोहरा रहा हूं, जो मैं टास्क दिया करूं, अगर आप सिंसियरली होकर के तैयारी, ठीक है, सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इसको कम से कम नोट्स इसका बना लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा है, आगे भी पूछेगा ही पूछेगा, याद रख लेना है इसको, ठीक है। तो टास्क पहला है आज आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग ब्राजील के बारे में जरा देख लेते हैं कुछ एक फैक्ट, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। ब्राजील ब्रिक्स का भी सदस्य देश है, आपको पता होगा, ठीक है, BRICS, ओके, आपको पता होगा, ठीक है। और अमेजन यहां की क्या है? प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में EU यानी कि यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनको ट्वीट करके बधाई भी दी थी। तो कौन वो व्यक्ति हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो कोस्टा को, यानी कि, या बी चार्ल्स इरविन को, या फिर सी मार्क एलन को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि एंटोनियो कोस्टा को भी हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में EU के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, याद रखिएगा। और वो दरअसल पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1 अक्टूबर 2024 से दरअसल वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, अभी समय है। इसके अलावा वो चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे, यानी कि इसके अभी कौन है? चार्ल्स मिशेल जो है इसके क्या भी अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट भी आपको दरअसल याद रखना है कि अभी कौन है? अभी है दरअसल चार्ल्स मिशेल, यानी कि चार्ल्स मिशेल का स्थान ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब इनका कार्यकाल की अगर बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो 2.5 ईयर्स यानी कि 2.5 वर्ष तक के लिए इनको जो है चुना गया है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में कार्यकाल से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है कि एक प्रश्न तो पूछेगा कि जो अभी अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे वो किसका स्थान लेंगे, तो चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। दूसरा
कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो इनका कार्यकाल दरअसल 2.5 वर्षों का होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इस प्रकार से ही प्रश्न आपके कूट के फॉर्म में भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर बात करते हैं तो कितने मेंबर हैं इसमें, 27 देश इसमें सम्मिलित हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 27 देश हैं इसमें। और मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है इसका यूरोपीय यूनियन का क्या है, यूरोपीय यूनियन का क्या है, मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेबिका कॉफी को जीआई टैग किस वर्ष प्रदान किया गया। अब अरेबिका कॉफी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि चर्चा में क्यों है, तो अभी आपको पता होगा कि मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अरेबिका कॉफी के बारे में बात की गई थी। देखो, मन की बात को आप लोग संडे को जरूर सुना करें, ठीक है। हो सकता है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित ना हो, यानी कि आप उनको लाइक ना करते हो, बावजूद इसके आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मन की बात को सुना करें, ठीक है। या कहीं कहीं स्पीच राष्ट्रपति की हो, प्रधानमंत्री की स्पीच हो, उनको सुना करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, इनके जो द्वारा कही गई कुछ बातें होती हैं वो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको दरअसल याद रखना है। तो मन की बात में दरअसल उन्होंने अरेबिका कॉफी के बारे में चर्चा की थी। तो आपको बताना है कि दरअसल अरेबिका कॉफी को जीआई टैग कब जो है प्रदान किया गया था, यानी कि भौगोलिक संकेतक कब प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन है, 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2019 में अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और जीआई टैग आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल फिलहाल में जिस चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया होगा उनकी लिस्ट बना करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, करंट जब मैं पढ़ाई करूं तो क्या किया करिए ना, आप लोग एक कॉपी बनाइए, ठीक है। क्या बनाना है आपको, एक कॉपी बनाना है आपको। देखो क्या करना है, देखो कुछ एक तरीका, एक कॉपी बनाना है और उस कॉपी में अलग अलग, जैसे सैन्य अभ्यास हो गया तो सैन्य अभ्यास को अलग नोट कर लिया करो। जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है उसका एक अलग से लिस्ट बना लो, ठीक है। कोई भी क्या कहते हैं अलग से, अगर कोई मीटिंग, कोई बैठक हुई है तो वो अलग बना लो। थीम जो होते हैं थीम के अलग बना लो, ठीक है। जो दिवस होते हैं महत्वपूर्ण उनका एक अलग से पेज बना लो। इस तरीके से जब आप बना लोगे तो आपके पास कंपाइलेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा इकट्ठा। तो करंट को देखा करो, साथ साथ में अपनी ही कॉपी में अलग अलग फॉर्म में, यानी कि पार्ट में डिवाइड कर लो कि ये थीम का पोर्शन है, ये दिवस का पोर्शन है, ये सैन्य अभ्यास का पोर्शन है। इस तरीके से जब आप कंपाइल करोगे तो आप इकट्ठे जो है फटाफट चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दोगे। ये एक अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो अरेबिका कॉफी को जीआई टैग वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा अरेबिका खेती की अगर बात करते हैं तो दरअसल इसकी खेती कहां पे होती है, आंध्र प्रदेश में, और साथ ही साथ में कहां पर होती है, उड़ीसा में होती है। उड़ीसा के पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर इसकी जो है खेती होती है। काफी खुशबू होती है इस अरेबिका कॉफी में, इसलिए काफी जो है ये प्रसिद्ध है। चलिए, भारत कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पर आता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर ब्राजील है, यह बिंदु भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि हमने आपको कराया था पहले से, लेकिन इसका एक बार मैं दोबारा से इसको रिवीजन करा दे रहा हूं। कुछ एक फैक्ट मैंने इसमें और ऐड ऑन कर दिया है, तो आइए देखते हैं। तो रिम पैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है, फटाफट बताइए। पहला ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है नेपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील। बताइए फटाफट कि रिम्पैक का अभ्यास, जो रिम्पैक अभ्यास है उसका आयोजन कहां पर हुआ है। इसको मैंने ऑलरेडी पहले कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन चूंकि आज इसमें मैंने कुछ एक फैक्ट और ऐड ऑन कर दिए हैं तो इसलिए मैंने दोबारा बना दिया क्वेश्चन को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका, ठीक है। चलिए आइए हम इसके फैक्ट को देखते हैं कुछ एक। तो रिम्पैक अभ्यास का आयोजन अमेरिका के हवाई में हो रहा है, याद रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, यह भी याद रखिएगा। वर्ष 1971 में, यानी कि 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी वार्षिक रूप में, यानी कि प्रति 1 वर्ष पर, ठीक है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 1974 से, यानी कि 74 से इसे 2 वर्ष पर, यानी कि इसे फिर क्या किया गया, इसे जो है कब से, इसे वर्ष 1974 से द्विवार्षिक स्तर पर इसे आयोजित किया जाने लगा, यानी कि हर 2 साल पर। कब से, वर्ष 1974 से।
इसके अलावा कुछ एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है इसमें, तो भारत ने वर्ष 2014 में इसमें पहली बार भागीदारी की, और इस बार भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो भारत की तरफ से दरअसल INS शिवालिक भाग ले रहा है। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से पूछ लेगा, याद रखिएगा। 29 देश यानी कि 29 कंट्रीज में भाग ले रही हैं। थीम क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है, तो दरअसल इसकी थीम है भागीदार, एकीकृत और तैयार। ये हो गया रिम्पैक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को परमवीर चक्र किस वर्ष प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1998 या फिर 1999 या फिर 2000 या फिर 2001। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए कि परमवीर चक्र मनोज पांडे जी को कब प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1999 कारगिल युद्ध के बाद जो है उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ओके, आइए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी को परमवीर चक्र मरणोपरांत वर्ष 1999 में प्रदान किया गया था, और 3 जुलाई 1999 को वे कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और वो गोरखा राइफल्स की अगवानी कर रहे थे, ठीक है। खालूबार जो चौकी थी, ठीक है, उसको उन्होंने फतह किया, और उसको फतह करने के बाद फिर अंतिम में वो दरअसल शहीद हो गए, और उसके बाद मरणोपरांत उसे 1999 में ही बाद में अंत में उनको जो है परमवीर चक्र प्रदान किया गया, और उसके साथ साथ में शायद 21 और लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। हमारे देश को सुरक्षा देने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो आपकी जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, हमेशा तत्पर रहती है, और उनके सम्मान में हमेशा जो है हमें नतमस्तक होना चाहिए। उन पर हमें कोई टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार का जो है कमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम सुरक्षित हैं तो उनकी वजह से सुरक्षित हैं, और ऐसे लोगों को हमारी ओर से जो है वंदन है, नमन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो है सैनिक तत्पर रहते हैं, उसी तरीके से कल को जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, यानी कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करोगे, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, उसके बाद जब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, तो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको साकारित करने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। गुड गवर्नेंस, ठीक है, जिसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी और क्या, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता 2 स्तंभ हैं किसके, गुड गवर्नेंस के। और जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, इसलिए अपने भीतर नैतिकता और मूल्यों का समावेशन जरूर करिएगा। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। करप्ट मत हो जाइएगा आफ्टर सिलेक्शन, ये मेरी आपसे छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा MSME सहज ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए IDBI के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी RBI के द्वारा, या सी SBI के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SBI के द्वारा दरअसल अभी हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया गया है। क्या कुछ है इसमें, आइए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में SBI के द्वारा MSME यानी कि माइक्रो शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि इनके लिए क्या है, सहज ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान लॉन्च किया गया है। इसे MSME के लिए ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं, ठीक है, माइक्रो शॉर्ट और जो है मीडियम, इसके अंतर्गत 15 मिनट के भीतर आपको 1 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा बिना किसी जो है लाख लपेट के, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, एक अच्छी बात है। और SBI के बारे में 2 फैक्ट हम लोग देखते हैं फटाफट। तो SBI का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। स्थापना वर्ष की बात करते हैं, दरअसल 1 जुलाई 1955 की इसकी क्या हुई, प्रॉपर तरीके से क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। कुछ फैक्ट इसमें और इंपॉर्टेंट हैं। तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके क्या बनाया गया, वर्ष 1921 में बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना की गई थी। कब, 1921 में। और बाद में इसी को यानी कि 1995 को इसी का नाम बदल करके, यानी कि बैंक ऑफ जो
बैंक का ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी का नाम बदल करके वर्ष 1955 में क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसे कर दिया गया SBI। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए प्रश्न है बहुत ही सिंपल सा, जिसका उत्तर आज के वीडियो में छिपा हुआ है। आपको बताना है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि जो आपका EU है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है ब्रुसेल्स में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी टोक्यो में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बीजिंग में है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के करना है। आज कमेंट्स की संख्या और बढ़ेगी और लाइक करने वालों की संख्या भी और बढ़ेगी। आज हमारा टारगेट है कम से कम 200 से 250 लाइक्स होने का। देखता हूं कि क्या आप इसमें मेरी मदद कर पाते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आते हैं हम आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको लिखना होता है घर पे, और जो कि प्रश्न क्या है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके GS पेपर 3 में जाएगा, एनवायरमेंट के सेक्शन में, ठीक है। हालांकि इसको जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख कीजिए, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में आपको बताना है, जो कि बहुत ही कॉमन है। और इससे जो है, इस टॉपिक से आपके प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप प्री की तैयारी के लिए भी इसको तैयार कर लीजिएगा और मेंस की तैयारी के लिए भी इसको रेडी आपको कर लेना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। कल मिलेंगे हम इसी समय, यानी कि सुबह 8 बजे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आज मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 15-20 दिन तक आप मेरा वीडियो देखें, मेरे द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करें। जितने मैं सेक्शन कराता हूं, टॉपिक कराता हूं, उसको रेडी करिए। 15 से 20 दिन के बाद आपको आपके भीतर जो है एक खास एनर्जी महसूस होगी कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से होगी। जब आप PYQs को सॉल्व करोगे तो बहुत सारे प्रश्न जो है आप नॉर्मली करंट के बिहाफ पे ही सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। CSAT का वीडियो मैंने कहा था कि 2-3 दिन के भीतर आ जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो आर्टिकल, जो भी हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून जो है थे, उन्हें जो है नए कलेवर में जो पेश किया गया, उस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि क्या कुछ इसमें खामियां हैं, क्या कुछ इसमें अच्छाइयां हैं, क्या उस पर विवाद है। इन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग एक आर्टिकल करेंगे। मिलेंगे कल इसी टाइम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।